તો અરાઉન્ડ દોઢ કલાક 2 કલાક हो जैसे 2 કલાક तो સારું ચલો કરી લે કઈ વાત તમારે બેન તમારા મોબાઈલ ના અંદર છે એ મતલબ છે ડેટા કે પછી વાઈફાઈ છે તમારે ના મારે વાઈફાઈ છે એટલે વાંધો નહીં આવે ઓકે તો વાંધો નહીં આવે તો તમે કરી શકો હા સર બરાબર પ્લીઝ બેન આટલું હા કઈ વાંધો નહીં ઓકે થેન્ક યુ બેન થેન્ક યુ सर सॉरी मैं तुमने बच्चे रोका है थे बदल आप अपना सेशन नहीं संभाल। अच्छा अरे पहले तो मैं अंकित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो अंकित सर एफर्ट्स कर रहे हैं हर बार और हर बार मैं यही कहता हूँ कि मैं रियल में उनका थैंकफुल हूँ क्योंकि बच्चों के लिए वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो रिमार्केबल है और मैं अभिवादन करता हूँ डीटी लॉ कॉलेज का जिन्होंने आज बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स किए और एक ऐसा इशू या ऐसा टॉपिक कह सकते हैं कि जो भविष्य में हर वकील की और जो जीएमएससी में जाना चाहते हैं या भविष्य में जज बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो आज का जो सेमिनार है बच्चों वेबिनार जैसे अभी कह रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में बहुत गंभीर है बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये सब्जेक्ट है और प्लस में कि अगर आप में स्किल नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आज प्लीज किसी का माइक चल रहा है प्लीज वो बंद कर दीजिए आप म्यूट कर दीजिए। तो जो प्रैक्टिस में अभी नहीं है और भविष्य में जाना चाहते हैं तो आज के सेमिनार के बाद पहले तो उनका बहुत सी सिनारियो क्लियर हो जाएगा और प्लस में जो चीज आज समझोगे आप वो भविष्य में 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इस तरह से सिनारियो क्लियर रहेगा कि ये चीज मैंने 2020 के साल में कोरोना का जब ड्यूरेशन चल रहा था उस समय एक लेक्चर में सुनी थी और व्हेन यू आर थिंकिंग ऑन योर फीट मींस व्हेन यू आर थिंकिंग ऑन योर लेग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एक्जामिनेशन और मर्डर ट्रायल या फिर आप अपील में हो तो ये जो चीजें आज जो आप लेकर जाने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में लॉन्ग रन में डेफिनेटली काम में आने वाली है। अब मैं आज के जो वेबिनार की शुरुआत कर रहा हूँ पहले तो कंफ्यूजिंग जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक भी जो बच्चे हैं वो ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द ऑफेंस एंड व्हाट इज द रेमेडी और व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर 302 किसी को पता है? मिस्टर जयदीप प्लीज आप आपका फोन बंद कर दीजिए। मिस्टर जयदीप प्लीज आप म्यूट कर दीजिए इट इज डिस्टर्बिंग माय वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। अब आपको मैं पहला जो सवाल पूछ रहा हूँ जो क्लियर करना मुझे फर्स्ट थिंग इज दैट कि किसी को ये पता है और ये जो गलत धारणा है आज का वेबिनार का जो पहला पर्पस है कि मैंने जो आपको कहा कि वी हैव टू क्लियर द सिनेरियो। तो जब हमारे पास ही बेसिक चीजें नहीं है फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो हाउ वी कैन क्लियर द सिनेरियो। अभी भी किसी का माइक चालू है? थैंक यू। ओके तो पहली चीज कि किसी को ये पता है कि 302 के अंदर 14 साल या 20 साल की जो धारणा है वो गलत है। एनीवन कैन हैविंग द नॉलेज? अभी तक किसी को भी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तो बोले 302 में उसको 14 साल मतलब आजीवन होगी। तो आप लोगों की ये जो धारणा है कि 14 साल यानी आजीवन को 14 साल लिया जाएगा या 20 साल लिया जाएगा तो ये आपकी धारणा एकदम गलत है। अब मैं धारणा कैसे गलत है उस पे बात हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू सेक्शन 53 एंड व्हाट सेक्शन 53 से इट इज अ पनिशमेंट। अलग अलग कैटेगरी के पनिशमेंट से प्लीज आप लोग अपना माइक जो है माइक बंद करके बात करिए प्लीज। ओके ओके सॉरी। तो पनिशमेंट जो है सेक्शन 53 के अंदर तो punishment itself speaks that the punishment to which offenders are liable under the provisions of this code. This code means Indian Penal Code are first, death, second, life imprisonment.
अब जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट शब्द आता है तो बहुत से बुद्धिजीवी जो हैं हमारे वर्ग से या किसी और से या कहीं सुनी बातों पर ये बोलते हैं भैया 14 साल का सजा हुआ है, चिंता मत करो, या बहुत हुआ तो 20 साल का सजा हुआ है, क्योंकि लाइफ जो है उसको यू कंसिडर किया जाएगा। दूसरे उनके भी जो पिछवाड़े, प्लीज अभी भी आप लोग आपके माइक चला रहे हैं, प्लीज बंद कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आई कांट फोकस ऑन माई वेबिनार, प्लीज इट्स माई हम्बल अर्ज टू यू, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरे जो है वो कुछ वर्ग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि 20 साल है। तीसरे उनसे भी इंटेलेक्चुअल है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि 20 साल हो या 14 साल हो, दिन में सुबह शाम गिना जाता है, मतलब आधा, मतलब 14 साल है तो 7 साल बाद आ जाएगा, 20 साल है तो 10 साल में आ जाएगा। बोले जेल मैनुअल के हिसाब से कि वो सुबह शाम गिना जाता है। तो पहले बच्चों आपको ये कह दूं, जो भी आप महानुभाव हो, अभी भी किसी का माइक चल रहा है, प्लीज इट इज माई हम्बल अर्ज कि आप थोड़ी तकलीफ लेकर, सख्ती लेकर अपना जो विजुअल हो रहा है वो देख लीजिए। आप प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका जरा सा भी ये ब्लिंक करवा रहा है मुझे, तो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो 20 साल अभी भी किसी का माइक चल रहा है, तो 20 साल जो बात कही आपको और 14 साल की जो बात कही है वो एकदम ही गलत है। पहले अगर आपके क्लाइंट को सेक्शन 302 का ऑफेंस, जजमेंट और सेंटेंस, मतलब जजमेंट के बाद आपको कहा गया कि भाई प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और आप सेंटेंस में क्या कहना चाहोगे? और सेंटेंस में आपके क्लाइंट के सामने केस तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था, नाउ ही वाज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो लाइफ का शब्द ये होता है कि इज लास्ट। तो आप अगर ये धारणा में हो कि आपके क्लाइंट को 14 साल की सजा हुई है या 20 साल की सजा हुई है अगर अंडर 302, तो यू आर ऑन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड रॉन्ग फुटिंग। फर्स्ट थिंग, अब ये चीज सजा की आई, अब सजा अगर हो गई तो अब हम क्या करेंगे? हम जनरली ऐसा प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि वी हैव टू मूव फॉर अपील। किसी का अभी भी प्लीज माइक चल रहा है, मेरे को नाम के साथ बताना पड़ेगा। दर्शन पंचाल, दर्शिता पंचाल जो है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए आपका, मेरे को यहाँ पे आवाज आ रहा है। थैंक यू वेरी मच अर्चिता जी। ओके, अब आपको जब सजा हो गई आपके क्लाइंट, तो अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, यू विल मूव फॉर अपील। हार गए, कन्विक्शन कंफर्म, तो कन्विक्शन कंफर्म ना, एसएलपी। अब लोगों की एक और गलत धारणा जो है, बच्चों को कह रहा हूँ, और जो आज मैं जो आपको ये इश्यू समझा रहा हूँ, मैं ट्रायल के प्रश्न पे बाद में आऊंगा, क्योंकि देखिए आपके पास सारा बहन, प्लीज आप तो माइक बंद करिए सारा बहन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब आपके कन्विक्शन भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके जो है अपील निकाल दिया, और बाद में आप जाओगे मर्सी पिटीशन पे। जो लोगों को ऐसी धारणा है कि हम लोगों को मर्सी पिटीशन जो है तो वो प्रेसिडेंट में लगेगी और गवर्नर में लगेगी। जो कन्विक्शन के बाद, मतलब कि सुप्रीम में जब अपील निकल जाती है और उसके बाद आपको 7 दिन में करने की होती है, वो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंदर सुनता है और गवर्नर जो है 161 के अंदर सुनता है। ये सिर्फ एक हाथी के दांत है दिखाने के, कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, निर्भया का केस आपके सामने थी कि उनका जो ऑफेंस था वो बहुत ही गलत ऑफेंस था। इट इज नथिंग बट अ कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी वुड बी शोन। ठीक है, वो सोसाइटी एट लार्ज को एक भयभीत करने वाला उदाहरण था, और अच्छा हुआ कि उसका मर्सी पिटीशन तक जो थी कंसिडर नहीं की गई। लेकिन मर्सी पिटीशन जो है आर्टिकल 72 एज वेल एज आर्टिकल 161, अब ये तो वहां की बात हुई, लेकिन आपको बच्चों ये कह दूं कि जब आप कोई भी कायदे के अंदर लड़ते हो, और ये आपको मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूं कि आप कल उसके वकील बनोगे तो कहीं पे भी आप कंफ्यूजिंग एंड पे नहीं होने चाहिए, आप क्लियर एंड पे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग,
मेक योर माइंड इन दैट सेंस कि अगर मुझे केस ये लॉ के अंदर करना है तो रेमेडी भी मुझे ये लॉ के अंदर होगी, और ये किसी को भी नहीं पता है। अगर पता है तो उनको आगे किसी को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। पहली बात कि बच्चों, जब हमको 302 के ऑफेंस के अंदर आईपीसी में अगर कन्विक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास कहीं ना कहीं रेमेडी उसके अंदर ही होगी, ये आप याद रखिएगा। कोई भी को, ये तो ठीक है आईपीसी की और 302 की बात है, सिविल में भी ऐसा है कि आप कहीं पे भी अगर केस कर रहे हो तो रेमेडी वही कायदे के अंदर होगी। तो आप आपका सिनेरियो क्लियर लेकर चलिए, और आज जो मैं सेक्शन में बच्चों कह रहा हूँ वो सेक्शनों को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, और आपको ये ऐसा लगेगा कि आप आईपीसी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे वो उनका मैटर है, लेकिन बच्चों ये आपको कल उसके प्रैक्टिस में डेफिनेटली हेल्पफुल है। यू जस्ट नोट डाउन 3 सेक्शन। फर्स्ट 2 सेक्शन मैंने जो कहा कि 302 जब आता है तो उसके अंदर क्या होगा, जो अब आपको मैं बच्चों ये कह रहा हूँ कि लोगों की कही सुनी बातें और खुद के फलसफे जो है, कलम 302 के अंदर 14 साल और 20 साल, ये धारणाएं के लिए जो है वो आपको मैं पहले समझा दूं कि सेक्शन 55 और इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 57 और इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर लिखा गया है कि ये क्या होता है। तो जब आपको सेंटेंस हो चुका है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के पास एक सत्ता है उसको कम्यूटेशन करने का। कम्यूटेशन का मतलब होता है बच्चा रिड्यूस करने का। तो सेक्शन 55 के अंदर ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको वो लोग कंसीडर कर सकते हैं। गवर्नमेंट, जो बहुत कम लोगों को पता है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चों के सेंट्रल का ऑफेंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और अगर स्टेट का ऑफेंस है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो मैं आपको सेक्शन 55 पढ़कर सुनाता हूँ, which will definitely clear your scenario. In every case in which sentence of imprisonment for life shall have passed, the appropriate government, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment for either prescription for a term not exceeding 14 years। बराबर है। तो ये सरकार जो है उसके अच्छे चाल चलन के हिसाब से उसको भलामण करके उसका सेंटेंस कम कर सकती है, और ये जब करना होता है तो उनको जरूरी नहीं है कि ही विल टेक द कंसेंट ऑफ द एक्यूज ऑफेंडर या फिर जो भी जेल कन्विक्ट है। अब आई सेक्शन 57। सेक्शन 57 ये कहता है कि इसके जो फ्रैक्शन में, मतलब जब आपको कम्यूटेशन या कोई भी चीज को कंसीडर करना होता है तो जब उसको फ्रैक्शन में लिया जाता है तो वो 20 साल होता है। मतलब इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment to 20। तो ये जब कंसीडर करना होता है तो उस समय अगर सजा देखी जाती है तो वो 20 साल गिनी जाती है। बट ये कब, जब सेक्शन 57 में कंसीडर करना होता है। अब ये दो चीजें तो, लेकिन इसको कंसीडर कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये तो इन्होंने एक बता दिया कि ये चीजें होगी क्योंकि ये कोड है, और इसमें मतलब जनरली क्या था कि कन्विक्शन से रिलेटेड ही सब था, सजा जो थी, क्योंकि नाम ही इंडियन पिनल कोड है। अब ये चीजों को अगर आपको अनुसरना है या इसको कंप्लाई करवाना है या इसको इंप्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको सेक्शन 432, 433 इसके अंदर जाना होगा। 432 के अंदर जो है आपको जो पावर, जो मैंने अभी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ भी माफ कर सकती है when an application has been sentenced to punishment for an offense, the appropriate government may act any time without condition upon any condition which the person sentenced except suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to what he has been sentenced। आप
देखिए कितनी बेमिसाल सत्ता है उसके पास कि ये कोई भी सजा को कभी भी माफ कर सकते हैं। पहली चीज। अब ये जो 433 थी, ये पहले उसमें कोई भी सेंटेंस ये पहले तो क्या कर सकती है 432 में बताया, और कितनी हद तक कर सकती है वो 433 कह रहे हैं कि पावर टू रिड्यूस दी सेंटेंस, कम्यूट दी सेंटेंस। ठीक है, तो क्या पावर है कि सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी पनिशमेंट उसको कम्यूट कर सकती है। आप समझिए। प्लीज आप माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक चल रहा है। दर्शिता पंचाल प्लीज आप माइक बंद कर दीजिए आपका। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो 433 के अंदर सरकार के पास इतनी अच्छी सत्ता है कि वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस, मतलब कि एक्यूज की कंसेंट की भी आवश्यकता नहीं है सरकार को, और वो क्या कर सकती है वो देखिए, अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी, पहला माफ कर सकती है। दूसरा, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वो फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 साल। ये खास ध्यान रखना, उस समय ऐसा करते जिसको आजीवन कैद की सजा हो, ठीक है, तो उसको वो 14 साल से ज्यादा की सजा ना हो, ये भी कम्यूट कर सकती है सेक्शन 433 के हिसाब से। दूसरा, सेंटेंस ऑफ राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बराबर है। और दूसरा, सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और लाइफ। अब ये जो चीजें थी तो तब ये हो रहा था कि किसी को भी सजा होती थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और उसके बाद लोगों ने गलत गलत अर्जियां शुरू कर दी। हमारे महानुभाव विद्वान वकील श्री जो थे वो ये करवा रहे थे कि सर देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो 10 साल से कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़कर आए और अब आप उसको छोड़ दीजिए। और अंडर 433 सरकार को वो भलामण होती थी और वो लोगों को छोड़ना पड़ता था। अब ये चीजों को ध्यान में लिया गया और ये देखा गया कि यार ये क्या बात है कि किसी भी शख्स को हम इस तरह से कैसे छोड़े। तो एक प्रिस्क्राइब लिमिट की गई 1978 में कि नहीं, हम कोई भी लाइफ कन्विक्टेड होगा तो उसको कम से कम 14 साल जो है वो तो उसको सजा होगी, उसके बाद ही 433 का बेनिफिट मिलेगा। तो 1978 में 433 ए को इंसर्ट किया गया और इस तरह से कोई भी सजा होती है और कम्यूट करनी होती है सरकार को, तो कम से कम उसको 14 साल जो है ही हैज टू सर्व एटलीस्ट 14 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि जो फ्रैक्शन की बात थी तो वो भी 20 साल की सजा देखी जाती थी और उसके हिसाब से 14 साल से कम नहीं। दूसरा कि लोग जो कहते कि लाइफ का मतलब 14 साल, तो लाइफ का मतलब तो टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द पर्सन हु इज कन्विक्टेड, तो आजीवन बोलते हैं जिसको, उर्दू में जिसको कहते हैं उम्र कैद, इंग्लिश में जिसको कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आपके एक्यूज यानी आपके क्लाइंट जो है वो एक्यूज है और वो कन्विक्टेड है, उनको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो आप ये कंसीडर मत करिएगा कि वो 14 साल है और अपने आप उसका लाइफ जो है 14 साल के बाद वो बरी हो जाएगा। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन करनी होगी, ये मूव करनी होगी और यू हैव टू गेट दी रेमिशन और व्हाटएवर। तो अब जब ये सब चीजें करनी है तो ये क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, ये बता दो। तो एक होती है, कौन से बहुत आवाज है, बहुत आवाज आ रहा है बीच में। ओके, तो आप क्या क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी कहा कि कोर्ट ये इनके पास क्या क्या पावर्स है। तो पावर्स में देखिए क्या क्या तरह की पावर्स है और किस किस तरह से कर सकते हैं। पार्डन का मतलब एक ये लोग कर सकते हैं पार्डन। अगर आप आर्टिकल 72 की जो मैंने बात की, गवर्नर ये प्रेसिडेंट के पास जाते हैं या 161 में जाते हैं या 430, पहला वो क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास अगर जाती है तो प्रेसिडेंट कैन टोटली पार्डन, ठीक है, पूरा एक्विट कर सकते हैं, उसको एब्सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं। रेमिशन का मतलब बच्चों ये होता है कि रिड्यूस द पनिशमेंट, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं, कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि टाइप ऑफ पनिशमेंट को लेस हार्श कर सकते, मतलब अगर किसी को डेथ पेनल्टी किया गया है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, लोगों को मेरे को पता है लेक्चर में पता नहीं चल रहा है, ये आवाज ये बंद क्यों नहीं करते हो आप। हाँ,
मैं हम्बल अर्ज के प्लीज आपको गुजराती हिंदी जो भी भाषा समझ में आती है तो आप मेहरबानी करके आपके जो फोन को है वो डंडी दी हुई है म्यूट करके रखिए। आप लोगों को ये प्लेजर नहीं लेना है, ये बहुत ही टफ टॉपिक है, इट इज नॉट एन इजी गोइंग। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्रिमिनल लॉयर जो टॉप के इंडिया के लॉयर है वो भी इस तरह से डेट करते हैं। तो आपको जो इतना अच्छा प्रिविलेज मिला है विदाउट चार्जेस, तो उसको अगर आप यूज नहीं कर सकते तो प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस वेबिनार। I don't want to entertain this type of nuisances and I am not going to accept this type of nuisances। ठीक है, तो मेरे को आप ऑब्लाइज मत करिए। अगर आपको इस तरह से डील करना, मेरे को 5 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो आप अनपढ़ लोग नहीं हो, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो हो वो ये मीटिंग में अटेंड कर। तो मेरी सॉबरनेस को, मेरी जो थंडरनेस है उसको प्लीज प्रॉक्सिमिटी पे मत रखिए। ये बदतमीजी किसी भी हालात में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपको फोन से बहुत वो है तो प्लीज आप वेबिनार छोड़ सकते हो अभी इसी समय, मुझे कोई दरकार नहीं। मेरे को किसी को सिखाने के लिए कंपल्सन नहीं कर रहा है, किसी को भी कल उसके ये चीज इतनी रेलिवेंट है और मैं आपको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार बोल रहा हूँ एंड इट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, द इशू इज गोइंग टू बी डिलेड। आपको पता नहीं चलता है कि आपको आपके हाथ में फोन रखना है तो कौन सी तहजीब के साथ चलना है। फर्स्ट होता है पार्टीशन के पार्डन, सॉरी पार्डन, देखिए अभी बोला फिर बदतमीजी किया। फर्स्ट होता है पार्डन के प्रेसिडेंट कोई भी चीज जो है वो पार्डन कर सकता है, टोटली एब्सॉल्व कर सकता है। दूसरा कम्यूट कर सकता है। रॉन्ग कम्यूट का मतलब बच्चों ये होता है कि रिड्यूस द टाइप ऑफ पनिशमेंट इनटू लेस हार्श। लेस हार्श मतलब देखिए बहुत बार सब लोग ज्यादातर ये उम्मीद में होते हैं कि देखिए डेथ पेनल्टी हो गई है तो हम प्रेसिडेंट के वहां पे मर्सी पिटीशन लगा देते हैं, बराबर से दयनीय अर्ज बोलते हैं जिसको, और वो कैपिटल पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी को लाइफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए पार्डन की पिटीशन जो है वो मतलब मर्सी बोलो तो वो क्या क्या कर सकता है। जब आप मर्सी पिटीशन लगाते हो, चाहे गवर्नर हो चाहे ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट हो, 72 में जाते हो आप या फिर 161 में जाते हो या 432 430 में किसी में भी जाते हो, तो क्या क्या आपके पास रेमेडीज है, हाउ यू कैन get some remedy for your client, how you can save your client in the terms of imprisonment for the work which he is already been punished। कि उस सजा के बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। अच्छे ओके ओके, तो वो रेमिश कॉम्यूट कर सकता है, मतलब लास्ट लेस हार्शर कर सकता है। देयर आफ्टर ही कम्स रेमिशन। रेमिशन का मतलब कि पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है। जो मैंने कहा कि लाइफ जो कन्विक्शन हुई, तो लाइफ के बाद जो है बच्चों उसको वो 14 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रेप्राइव। रेप्राइव का मतलब है कि सजा को रोक सकता है। उसके बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट जो है बच्चों ये शब्द आपके लिए बहुत नया है, आई यू आर नॉट एट ऑल फेमिलियर, लेकिन ये रेस्पाइट का मतलब ये होता है कि कभी कोई वृद्ध अवस्था में किसी को कन्विक्शन हो गया हो तो उसकी सजा जो है उसको वो डिफिकल्टी हो एग्जीक्यूट करने में है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए उसको वो रोक सकता है। दूसरा प्रेग्नेंट लेडी हो गई और उसको फांसी की सजा हो गई तो उसकी जो सजा है उसको भी ये लोग रोक सकते हैं। तो ये सब जो बच्चों चीजें हैं, ये मैंने आपको आगे की चीजें इसलिए बच्चों पहले कही कि आपके पास एटलीस्ट ये नॉलेज होना चाहिए कि कल उसके अगर कन्विक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा या मैं मेरे क्लाइंट के लिए क्या करूंगा। क्योंकि ये जो मैंने आपको आज जो रेमेडीज बताई है वो ऐसा है कि कल उसके आप एडवोकेट अगर आपके पास ट्रायल नहीं आया और आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो या सेशंस में प्रैक्टिस करो, लेकिन ट्रायल सम अदर एडवोकेट हैज बीन प्रोसीडेड एंड कन्विक्शन हो गया, तो आप क्या करोगे, आप पहले यही कहोगे कि अपील करते हैं। लेकिन
मैं ये कहूंगा कि बच्चों ये चीजें जब आपके सिनेरियो होगा आपके पास के मैं ये चीजें कर सकती हूँ या मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तो आपको क्लाइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा और क्लाइंट बोलेगा नहीं कि एडवोकेट साहब ने रियल में बहुत एफर्ट किए। जैसे निर्भया का केस अगर आप देखते हो बच्चों, इट इज अ क्लियर केस, बराबर है, सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को, मैं तो ये कहूंगा कि वर्ल्ड वाइड इज अवेयर कि उनको फांसी होने वाली, पर आपको पता उसके एडवोकेट जो थे उन्होंने बेस्ट एफर्ट किया, जहां पे भी जो भी रेमेडी अवेलेबल है वो उन्होंने अवेल करने की कोशिश की। हालांकि वो टोटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन आप ये समझिए कि अगले ने एक बार तो फांसी रुकवा दी, तो कितना उसका कैलिबर होगा। तो ये आपको ओवरनाइट पब्लिसिटी भी देता है, आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो और आपको लोग नाम से और काम से पहचाने। तो ये जो टॉपिक मैंने पहले आपको ये चीजें इसलिए समझाई, मैं ट्रायल के बाद भी समझा सकता था, लेकिन ट्रायल के बाद अगर मैं ये समझा था तो कहीं ना कहीं आप थक जाते 2 घंटे के लेक्चर के बाद और शायद आपका इंटरेस्ट कम हो जाता। ट्रायल की चीजें तो मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। अगर आप प्रोसिक्यूशन यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कैपेसिटी में आए हो तो आपको कन्विक्शन के लिए क्या करना है, और अगर आप डिफेंस लॉयर आए हो तो आपको डिफेंस क्या क्या लेना है और डिफेंस कहाँ तक क्या क्या लेना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि जब जजमेंट के बाद सेंटेंस का हियरिंग होता है उस समय भी क्या आर्गुमेंट कैनवस होती है बाय एडवोकेट ऑफ अ डिफेंस, वो भी मैं आपको ये पहलू जो है सारे रखने वाला हूँ। तो ये चीजें बच्चों होपफुली आपने समझ ली होगी और ये समझी है, तो फिर मैं आगे आपको जो है आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उसके पहले किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है या आपने नोट डाउन करने में रह गए हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, तो मैं जो है इसमें आपको असिस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि फिर हम आगे जो है हमारा सेमिनार लेते हैं। किसी को बच्चों कोई कंफ्यूजन है? ठीक है बच्चों, तो होपफुली ऑल आर इंटेलिजेंट, ऑल आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज। तो हमने अब जो लेक्चर की शुरुआत जो है वो करनी है। पनिशमेंट आपने समझ लिए, ठीक है। नाउ वी कम्स टू हाउ टू आर्ग्यू द केस, ठीक है। मैं आपको उल्टी तरह से ले जा रहा हूँ, आप देखा पहले अपील्स पे ले गया, आगे क्या करोगे, अब आर्ग्यूमेंट पे ले गया, फिर मैं ट्रायल पे ला रहा हूँ। क्योंकि बच्चों ट्रायल जो है वो आप जब भी आगे की रेमेडी नहीं पता है, क्योंकि देखो आपके पास जब भी क्लाइंट आता है तो ये भी बता दूं मेरे को आपको कि वो आएगा ना तो वो हमेशा उसको भी पता है कि मुझे ट्रायल कोर्ट छोड़ने वाली तो नहीं है, तो ये वकील साहब मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका ये सिनेरियो क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास क्लाइंट बैठेगा नहीं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको जब भी ट्रायल में आर्ग्यू करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे होने चाहिए, कि आपको एकदम एलोगेंस होना चाहिए, ओरेटरी होना चाहिए, ड्रामेटिक्स होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेमन माइंड। दिस आर द थिंग फॉर विच यू हैव टू बी मास्टर। और ये अगर आप मास्टर्स नहीं हुए तो आप बेंच मतलब के जज को कौन से लेवल पे ले जाना है वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो फिर से मैं सबसे बोलता हूँ, आप एलोगेंस होने चाहिए, ओरेटरी होने चाहिए, ड्रामेटिक्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेमन माइंड, ये चीजें हर कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। then and then only he is a good defense lawyer, criminal lawyer, irrespective he is appearing for prosecuting agency or he is representing defense. अब जो तीसरी चीज जो है बच्चों क्रॉस एग्जामिनेशन है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद में लेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है। तो सबसे पहले बच्चों मर्डर की चीज पे हम आते हैं कि मर्डर जो है वो सबको पता तो है, that is fine in section 300 section 300 defines murder, ठीक है। वो मैं आपको बहुत वो पहलू पे नहीं ले जाऊंगा। तो 300 का जो डेफिनेशन है आईपीसी में वो मर्डर को डिफाइन करता है, और अब मुझे पता है कि सब बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है तो वो मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करवाना चाहता। फर्स्ट थिंग, नाउ
what is to be done by the prosecuting agency. अब आपके मोह के आपके क्लाइंट वो ऑलरेडी पकड़े गए और आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट तो नहीं आएगा, उसके रिलेटिव आएंगे, तो आपके पास एफआईआर के बाद अगर आए, फर्स्ट यू मूव फॉर बेल बिफोर सेशन कोर्ट, definitely reject over, don't worry, then you have to move before the high court, definitely reject over, not to worry for this. Now you have to go for Supreme Court. Meanwhile चार्जशीट फाइल होगी, क्योंकि फर्स्ट जो था 302 में कोर्ट इंक्लाइन नहीं करती है बेल का, इसलिए कोई भी वकील को किसी भी क्लाइंट को एश्योर नहीं करना चाहिए कि बेल मिल जाएगा। आफ्टर चार्जशीट चांसेस 5% है, प्रायर चार्जशीट 100% नहीं। तो कोई भी एडवोकेट अगर ये जहन में लेकर चल रहा है कि मेरे पास क्लाइंट आ गया एफआईआर की कॉपी लेकर और मैं उसको बेल ग्रांट करा दूंगा, तो अभी क्या कोर्ट पहना नहीं है, इसलिए आपको ये चीज का अभ्यास नहीं है कि कोर्ट जो है कोई भी संजोगों में चार्जशीट के पहले 302 के ऑफेंस में बेल नहीं दी। ये करुण सत्य को आप जितना उतार लोगे, अपने स्मरण शक्ति में रखोगे, उतने काबिल और अच्छे वकील आप जल्दी बन पाओगे। और किसी को भी बिना फालतू केस लेने की पद्धति मत अपनाना। आपको पहले ही क्लाइंट को बहुत ठंडे कलेजे से कह देना पड़ेगा कि देखिए चार्जशीट हुआ नहीं है, मर्डर का केस है, तो कोई भी हिसाब से आपको कोर्ट जो है ये स्टेज पे बेल नहीं देगी। We have to wait for the charge। क्यों? चार्जशीट के बाद आपको ये पता चल सकता है कि आपके केस में कौन से ड्रॉबैक्स हैं, यानी प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलतियां की। अब गलतियों में अगर आप देखोगे तो जब बेल में आप जाते हो तो आप चार्जशीट के बाद ये चीजें बोल सकते हो कि प्लांटेड केस है, फॉल्स विटनेसेस खड़े किए गए हैं, फॉल्स प्लांटिंग रिकवरी की गई है, और बहुत से ऐसे केसेस जो हैं एक्टिवली रोल नहीं है, मेरा कोई नेक्सस नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं कोर्ट अगर कंसीडर करती है तो आपको बेल मिलने की सिर्फ शक्यता है। तो आपको पहले मानसिकता यही रखनी है कि बेल के समय अगर आप 302 में गए हो तो ट्रायल कोर्ट मतलब सेशंस कोर्ट में तो कोई भी संजोगों में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद ट्रायल कोर्ट है, उसमें ही ट्रायल चलने वाला है, तो उनको वो जो केस है उसकी गंभीरता का आभास है। तो अगर आप खोटे वायदे करोगे तो आपका रेपुटेशन कभी बनेगा नहीं और वो लॉन्ग रन में आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपको सेल्फ ग्रोथ करना होता है। वकालत का काम ही सेल्फ ग्रोथ का है। तो सेल्फ ग्रोथ इस तरह से नहीं होता है, आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ क्लाइंट से डेट शुरू कर रही होती है ईच एंड एवरी टॉपिक। आप फिर से ऐसा नहीं कि लाओ कागज और मैं कर दूंगा, हो जाएगा। और जब आप कर्म भूमि मतलब कोर्ट रूम में जब जाते हो और जब कोर्ट में डायलॉग्स होते हैं और उस समय जो आपकी कठिन परिस्थिति आपको फेस करने की होती है, उस समय आपको पता चलता है कि आपने कहाँ केस ले लिया और अब आप क्या जवाब दो। तो केस आता है उसका मतलब ये नहीं कि आप जीते, केस को कैसे जीतना है उसके लिए बहुत से परिबलों का जो पहलू कहते हैं जिसे वो देखने होते हैं। हमारे पास एक हथियार के ऊपर आप ब्लाइंडली कभी भी ट्रायल नहीं लड़ सकते हो। तो बेल को लेके आपको हमेशा कैजुअल व्यू ही रखना है, कभी भी सीरियस नहीं होना है, रिजेक्ट नहीं होना है। सिर्फ इसी से लक बाय चांस अगर बेल मिलता है तो आपको ये बता दूं कि कोई भी कोर्ट, शायद तक सुप्रीम कोर्ट भी जो है बेल के समय यही कहेगी कि ठीक है मैं काम करता हूँ, बेल नहीं देता हूँ, आपका ट्रायल में एक्सपीडियस कर देता हूँ, क्योंकि 2 साल से आपका क्लाइंट जेल में एक्सपीडियस हो जाएगा ट्रायल के, क्योंकि बेल नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में बेल होता है, आप ये सोच के चलिएगा। इसलिए कभी भी 302 में बेल अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ही मजबूत बातों के साथ बेल में लड़ना होता है। इसलिए हमेशा एफर्ट ये करिए कि ट्रायल में जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस है उसको कैसे भी तोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें हॉस्टल डिक्लेयर कराइए और प्लांटेड केस है, ये सब जो आपको पहलू है वो ध्यान में रखने हैं और देन एंड देन यू विल बी अ वेरी गुड डिफेंस लॉयर। अब अगर आपके सामने केस है तो आपको पहले ये चीज जहन में रखनी है कि एलिमेंट ऑफ मर्डर मतलब प्रोसिक्यूशन ने जो उनका केस रखा है
वो किस तरह रखा है। तो ये चीजें प्रोसिक्यूशन ने रखी है कि नहीं रखी है, और कौन सी चीज प्रोसिक्यूशन को रखने की जरूरत है उसमें पहले बता दूंगा। फर्स्ट थिंग जो है कि विक्टिम डाई, बराबर है पहला सवाल, क्योंकि मर्डर का केस है, विक्टिम डाई। लेकिन ये आपको देखना है, बहुत बार क्या होता है कि मर्डर का एलिगेशन है और वही नहीं पता है कि डेड बॉडी नहीं आई है, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा डिफेंस है कि सर देखिए एलिमेंट ऑफ मर्डर ही अफेक्ट नहीं होता। सेकेंड, द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड कॉज द डेथ ऑफ दिस, मतलब आपकी हरकत या आपका ओमिशन ऐसा था जिसके कारण मृत्यु जो है वो हुआ है। किसी का फिर से आवाज आ रहा है। तीसरा जो है कि एक्ट ऑफ द एक्यूज वाज विदाउट लॉफुल कॉज या एक्सक्यूज, मतलब किसी ने भी सर विक्टिम को मार दिया कोई कारण भी, ठीक है, और जो भी थी वो है कोई जेन्युइन उसके पास कारण नहीं था, लॉफुल कॉज और एक्सक्यूज। और दूसरा जो है एक्ट ऑफ ओमिशन कॉजिंग डेथ was done by the accused with an intention to kill or bodily injure। तो ये तो लॉ पॉइंट था। फोर्थ वाला तो जो है वो तो आपने सेक्शन 300 में देखा ही होगा। लेकिन ये सब चीजों से भी बढ़कर जो है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको एस्टैब्लिश करना है आपका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं हमेशा ये पहलू को ध्यान में रखना, ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो भी बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खास ये हमेशा याद रखना, दिस इज द हार्ड कि प्रोसिक्यूशन को क्या करना है कि उनका केस जो है वो शंका के दायरे में नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन ये चीज इंटेंशन नॉलेज को कहीं पे भी साबित नहीं कर सकती तो definitely prosecution fails to prove any of the above elements beyond reasonable doubt। और मर्डर के लिए विक्टिम जो था वो उसका केस साबित नहीं कर पाया, इसलिए एक्यूज इज रिक्वायर्ड टू बी एक्यूटेड। ये क्लियर एक्यूटेड, ध्यान रखिएगा, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं कह रहा हूँ, वो एक्यूटेड होगा इन द मैनर। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन था चार चीजों का, प्रीवियस इंजरी का, बॉडीली हार्म का, एक्ट और ओमिशन जो था उसका, लॉफुल कारण नहीं था, और इंसान का मृत्यु हो। तो ये अगर आप प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की तरफ से अपेयर होते हो, मैं आपको ये बता दूं बच्चों, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शब्द जो मैं ये कह रहा हूँ वो क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफेंस के लॉयर बहुत चैंपियन होते हैं और सबको पता होता है कि डिफेंस जो है वो डेफिनेटली आरोपी को निकालता है कि इनके एडवोकेट बहुत शार्प है, वेरी इंटेलिजेंट एंड हैविंग अ वेरी गुड फील, कि वो ट्रायल के प्रोस एंड कॉन्स जो है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही सुलझे हुए एडवोकेट। तो विक्टिम मतलब जिसके परिवारजनों का मृत्यु हो गया, तो वो ये चाहते कि देखिए हमारा केस भी अच्छे वकील के द्वारा रखा जाए। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो ये रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को, सर वी वांट टू एंगेज अ प्राइवेट एडवोकेट, आप उसकी हमें अनुमति दीजिए। तो कोर्ट जो है वो अप्रूवल देता है। स्टेट गवर्नमेंट में आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, गांधीनगर से उसका अप्रूवल आता है और करीबन 6-8 महीने के बाद आप प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एडवोकेट अपियर होता है। प्लीज बीच में किसी का आवाज आ रहा है, ये जो है प्लीज आप आवाज बंद कर दीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट, इट इज कोलैप्सिंग माय व्यूज। मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मेरा पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जरा भी मेरे को वॉल्यूम या वॉइस आता है तो उस समय अभी भी आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट हो जाइए, थैंक यू वेरी मच। अभी भी आवाज आ रहा है तो उसमें जिस भी एडवोकेट को आपको हायर करना है तो वो आप ऐसा नहीं है कि किसी भी एडवोकेट को आप कह दो, वो एडवोकेट एटलीस्ट इतना शार्प होना चाहिए और दैट एडवोकेट मस्ट हैव एटलीस्ट 10 इयर्स प्रैक्टिस। तो आपको अगर कोई भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम के रिलेटिव को हायर करना है तो वो एडवोकेट की भी 10 साल की कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको एंडोर्स करती है, अलाउ करती है
कि हाँ ठीक है, आप सरकारी वकील जो है उसको नहीं, लेकिन आपको हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब अपियर हो रहा है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की तरफ से, विक्टिम की तरफ से, चाहे आप हो, तो आपको भी यही चीजें देखनी है कि मेरा केस जो है कहीं ना कहीं शंका के दायरे में तो नहीं आ रहा, तो मेरे को मेरा केस इतना फिट रख रहा है, वो वाटर टैंक टाइप बोलते हैं जिसको, कि कहीं पे भी मैं कोई भी छेद नहीं रखूंगा तो जिससे डिफेंस जो है कहीं से भी शंका का जो स्थान आया है उसका फायदा होता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए विक्टिम मर चुका है, जो भी जिससे भी मारा है ओमिशन जो था उसका, वो डेथ करने का ही था, उसका डेथ जो था उसका डेफिनेटली ऐसा ही था कि मोटिव था कि मलाई में इंटेंशन था, मेन क्रिया था कि उसको मारना ही था, ठीक है। एक्ट जो थी उसकी कोई भी जेन्युइन कारण बिना के सर वो मारने के इरादे से ही आया था, इसको आप लॉफुल एक्ट नहीं कह सकते, लॉफुल कॉज नहीं कह सकते, इसको कोई एक्सक्यूज नहीं कह सकते कि घर में सर वो ठंडे कलेजे से कोल्ड ब्लडेड मर्डर के इंटेंशन के साथ ही आया था। और लास्टली कि जो उसने कॉज एक्ट किया है वो मर्डर है, और वो इसलिए क्योंकि उसने इंटेंशन टू किल किया था, ठीक है। इसलिए मैंने मेरा केस जो है वो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट किया, इट्स अ क्लियर कट केस, दैट इज व्हाई आई विल रिक्वेस्ट फॉर कैपिटल पनिशमेंट। ये बंदा जो है उसको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमने ये सब केस साबित कर दिया है, और कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट कैटेगरी, इट्स अ ब्रूटल मर्डर। आप ये बार्बरिक एक्ट जो है वो अगर इसमें बंदे को छोड़ते हो या कहीं पे भी रियायत करते हो तो सोसाइटी एट लार्ज जो है उसके टुवर्ड्स बैड सिग्नल जाए। तो ये तो बात हुई बच्चों प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के। अब ये आप समझ लीजिए, अभी भी किसी का आवाज आ रहा है? कुसुम प्लीज आप आवाज बंद कर दीजिए। खुशबू आप आवाज बंद कर दीजिए पहले प्लीज, म्यूट कर दीजिए फोन आपका। खुशबू जी, होप यू कैन हियर मी। ओके, अब ये तो होगी बच्चों अपने सामने के केस, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि चट्टानों से आपको सिर टकराना है। अब आपके पास समझ लीजिए ये केस आ गया और सामने अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूंगा, हमारे जैसे तो नहीं कहूंगा, पर कोई काबिल वकील आ गए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आप बच्चों मुश्किल से 7-8 साल की प्रैक्टिस, और आपको मर्डर ट्रायल में किसी ने एंगेज कर लिया, किसी का रेफरेंस आया कि भाई वो बड़े काबिल वकील है, वेरी एलोगेंट एंड ओडिशियस है, बराबर है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बहुत ही सुलझे हुए वकील है, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस गेन किया है उनके नाम से। प्लीज आप, मैं आवाज बंद करने की रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, यू कांट हियर मी। मिसेस खुशबू, यू कैन हियर मी प्लीज? अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो यू कैन लेफ्ट इट। मिस खुशबू, यू कैन हियर मी? जस्ट म्यूट योर फोन। मिस खुशबू, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज म्यूट कर लीजिए आपके फोन को, यू कैन नॉट हियर मी। तो प्लीज आप मीटिंग में बताया करिए अगर आप लोगों में तहसीब नहीं है तो। 5-5, 6-6 बार एक ही एक चीजें समझानी पड़ती है। पता नहीं एडवोकेटों से डील कर रहा हूँ मैं, अनपढ़ लोगों से डील कर रहा हूँ।
अभी भी आवाज आ रहा है. आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर डीलिंग विद द पर्सन हु हैज सेवरली रिक्वेस्टेड टू यू. सर लगता है वो फोन साइड में रखते चले तो फोन साइड पे. दिस इज नॉट अ प्लेजर गेम. प्लीज डोंट अटेंड माय वेबिनार इफ यू कांट एबल टू गिव डिसिप्लिन एंड डेकोरम. आपको पता चल रहा है ये कितना सीरियस टॉपिक है. ये 20 साल के बाद भी अगर आपको ये नॉलेज आ जाए ना तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा. हम है ना धक्के खिलाते हैं लोगों को मिलने के लिए. आपको यहाँ मैं जो सेमिनार कर रहा हूँ, आई विल क्लोज डाउन दिस सेमिनार. खुशबू को कॉल करके कीजिए, आई विल नॉट कॉल दिस टाइप ऑफ थिंग. आप उसको पहले बंद कराइए, देन आई विल अटेंड दिस सेमिनार. टेल अंकित सर, मिस्टर रंगत इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइप ऑफ थिंग. आई विल क्लोज डाउन दिस वेबिनार unless and until each and every member has mute his phone. अला भाई, मौका वारदात पर हमारे क्लाइंट का नहीं होना, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण और उसके लिए चीज हम लगा देंगे. सबसे पहले बेस्ट एफर्ट्स यही होने चाहिए कि एला भाई इन व्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस है जो ये कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. क्यों? अगले ने इल्जाम तो लगा दिया कि मौका वारदात पे ये है वो है ये, या फिर कोई आई विटनेस नहीं, ऑक्यूलर एविडेंस है, हियर्स एविडेंस है, तो आपको पेपर से पता चल जाएगा कि मौका वारदात पे कहीं पे भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं. तो आपको पहले एफर्ट यही करनी है बच्चों कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड मेक योर बेस्ट एफर्ट. 100 नहीं 1000% effort to take the plea of alibi. Try to get each and every aspects which will assist alibi. एक एक शख्स से पूछा जाए कि भाई तुमको ये मिलने जब आया था तब क्या था, तुम्हारे साथ कोई था जब ये आया. तो ये बेस्ट एफर्ट आपके पहले होने चाहिए कि प्ली ऑफ अलाइबाई. दूसरा जो बहुत ही वैल्यूबल है, ये कहने में बहुत आसान होता है लेकिन जब साबिती की बात आती है हमको जब विटनेस को तोड़ना होता है बड़ा मुश्किल मामला होता है. दूसरा आता है कि एक्ट व्हाट नॉट वॉलेंट्री. अब वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि देखिए साहब उसने ये नहीं चाहते वो भी, ठीक है, तो वो होता है प्रोवोकेशन. और प्रोवोकेशन में वो इतना हो जाता है कि सडन और ग्रे. अब प्रोवोकेशन में भी ऐसी ऐसी चीजें हैं बच्चों के, क्या बताऊं मैं आपको, कि जैसे कि जो मारने वाला है बराबर है, उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है अगर वो पहले हाथ उठा रहा है. ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड. तो मैंने उसके लिए आपके लिए देखिए ये शब्द मैंने प्रोवोकेशन के लिए इसलिए लिखा है कि यहाँ अलग कम है. मेरी थियरी ये कहती है कि एग्रीगेशन जो है वो एंटाइटल नहीं, ठीक है, चलिए वो नहीं है, लेकिन राइट टू यूज फोर्स बाय फोर्स, इसको प्रोवोकेशन में भी ले सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी ले सकते हो. प्रोवोक किया गया मेरे को कि तेरे को मार दूंगा, ये करूंगा वो कर दूंगा, तो एग्रेसर जो था उसने मुझे इतना प्रोवोक किया कि मैं मार गया. दूसरे पॉइंट पे ऐसा आते हैं कि कोई बार ऐसा होता है और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग भी मैं वो फुटिंग पे लाया हूँ कि एक पति ने एक पत्नी को अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था और वो इतना प्रोवोक हो गया और उसके बाद
प्रोसिक्यूशन ने तो ये भी कहा कि वो उसका नेचर ही ऐसा है कि बड़ा गुस्से वाला है, शंकी तरह का है, तो कोर्ट ने बोला कि लेकिन वो उसको हीट टेम्परेचर वाला बंदा था या नहीं था, लेकिन ये जो हालात है वो एक लेमैन, एक कॉमन मैन जो है उसमें भी प्रोवोकेशन आ सकता है, और वो प्रोवोकेशन में किसी को भी इंजरी कर सकता है और इस तरह से कर सकता है कि इट मे बी कॉज डेथ, और उसको बेनिफिट मिला 304 सबसेक्शन 2 का। अब ये दूसरा पॉइंट आया, तीसरा आया और ये खास है, एक्ट अंडर ड्यूरिंग और कोर्सन, बराबर है। अब आपको ऐसे हालात में रख दिया गया जैसे आपको किडनैप करके रख दिया, किसी भी तरह से कहीं रख दिया, या फिर आपके किसी रिलेटिव को वहां रखा और आप उसको बचाने गए, तो दहशत के माहौल में उसको बचाने के लिए आपको खुद को बचाना था, सामने वाला आपको मार देता या कुछ ऐसी गतिविधियां करता। अंडर ड्यूरिंग, उसके बाद जो अटेम्प्ट की गई वो देयर कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। ये बच्चों एक एक पहलू जो मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा आसानी से आपको लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि उस समय जब आपके पास डिफेंसेस नहीं होते और रिलेटिव्स आते हैं विक्टिम के, तो ये अपने आप अपना दिमाग चलने लगता है। ये बड़ा आपको इजी गोइंग लगेगा और किसी बच्चों को तो ये लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ लेता हूँ, होशियार, सारी होशियारी है ना भैया कोर्ट में निकल जाए। जब कोर्ट ऐसा बोल देती है चलो कहीं ना कहीं सजा करते, चलो कहीं नहीं, ये करती है। और जो डफोर है, जो मेहनत नहीं करते और जो खाली किताबी ज्ञान पे चलते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, और वो लोग डेफिनेटली फेस करते हैं। पहले तो उम्र उनको ये काम ही नहीं मिलता मर्डर का, क्योंकि मर्डर का केस लाने के लिए आपको रिलायबिलिटी, आपकी स्किल, आपकी होशियारी, आपके एफर्ट, और आप ऐसे हो के कोर्ट को धकेलते हो, प्रोसिक्यूशन को हटाते हो, ऐसे वकील होते हो, तब आपके पास मर्डर का केस आता। तो आप में इतनी होशियारी होनी चाहिए, और ये होशियारी तभी आएगी जो ये मैं पॉइंट कह रहा हूँ इसका अध्ययन होगा। ये मैं सिर्फ डिफेंसिस कह रहा हूँ, डिफेंसिस के आगे क्या क्या है वो तो अभी आपको पता ही नहीं। उसके बाद जो है एक्शन वेयर एन अटेम्प्ट टू अवॉइड देयर कॉन्सिक्वेंस, अगला बंदूक लेकर आया हुआ था, बराबर है, और सर मैं करता क्या। अब ये सब पॉइंट आप लोगों को ये लगेगा कि ये प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस अलग चीज। अब सीधी बात है, चलिए आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट में अगले ने पता नहीं उसके पास कोई डेडली वेपन, मतलब वो डेडली वेपन नहीं है लेकिन बैट है, क्रिकेट का बैट था, अगले ने यूं उठा लिया, तो क्या करोगे आप? आपके को पता तो नहीं था कि ये जो कर रहा है उसके एक्शन, बराबर। तो आप आपके बचाव के लिए या आप कुछ कर रहे हो तो उसमें सडन प्रोवोकेशन आना ही आना, या वो मारेगा उससे अच्छा मैं मार। अब आप बहुत बार ये होता है प्राइवेट डिफेंस में ऐसा ड्रॉबैक दिया गया है कि आप जो फोर्स वापर रहे हो और अगला जो वापर रहा था वो कम था, आपसे ज्यादा वापरा, तो आप गुनेगार हो। तो वो सब ग्रेविटी अलग चीजें होती है। लेकिन ये बेसिक डिफेंसेस जो है, जब तक आप इसका अच्छे से अनुसरण नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, तो तब तक आप कोई कोर्ट में खड़े रहने की लायकात नहीं धराते। क्यों? आप जब डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप एक जिंदगी के महत्व को समझ के आ रहे हो, और उसका महत्व ये है कि आपको उसको बचाना है। वो एक निर्दोष इंसान है, और लॉ भी ये कहता है कि हर इंसान निर्दोष है जब तक उसके ऊपर का केस साबित नहीं हो। दूसरा जो है नेसेसिटी, कि ये करना जरूरी था सर, कि जो सर्कमस्टेंसेस थे वो मुझे
तोड़ मेरे को बता ही रहे थे कि ये मुझे लॉ को ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, अब जो दूसरा सेल्फ डिफेंस जो आप पढ़ चुके हो, तो मैं आपका ज्यादा समय उसमें नहीं लूंगा, प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि बाद में मुझे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेक्शन 100, तो वो पॉइंट तो आएंगे, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट समराइज बच्चों किया है। ठीक है, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें भी बहुत रेलिवेंट। तो पहला जो है कि असॉल्ट जब किया तो आपको एप्लीकेशन था कि आपको कोई मार देगा, इसलिए आपने प्राइवेट डिफेंस में जो किया है ये हमारा एक डिफेंस रहता है। दूसरा कि रीजनेबल कॉस्ट था कि वो आपको ग्रीवियस हर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए उसके आपने प्राइवेट डिफेंस में आपका बल वापरा। तीसरा जो है ये बहुत रेलिवेंट है, और जो भी लेडी एडवोकेट है या फिर कोई भी विक्टिम है लेडी, और अगर आप डिफेंस में हो कि लेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मर्डर का एलिगेशन है, तो देखिए ये बहुत ही थर्ड जो क्लॉज है इसका बहुत ही रेलिवेंट है कि किसी भी लेडी को इंटेंशन था असॉल्ट का टू कमिटिंग रेप, तो भी वो मर्डर कर सकती है। ये उसके पास एक प्राइवेट डिफेंस के राइट दी गई। दूसरा, सुस्ती विरुद्ध के कोई कृत्य आपके सामने कर रहा, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लव, और उस समय मौका वारदात पे आपने किसी का मर्डर कर, then also you will come under the section 100 and you will take the benefit of section 96. फिर आता है किडनैपिंग या एब्डक्टिंग। बराबर, किसी ने किडनैप किया है या कर रहा है, या किसी ने आपको एब्डक्ट करके रखा हुआ है कहीं पे गुजरा के रॉन्गफुल एक्शन, रॉन्गफुल कन्वर्जमेंट एज पर 339340, देन आल्सो यू हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। एंड लास्टली, कोई आपके ऊपर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग द पर्सन, ये तो डिफेंस है, लेकिन 103 और 106 जो है, 106 का डिफेंस आपको पता है बच्चों? 100 ये मैंने 100 का तो डिफेंस करता, 100 का लास्ट डिफेंस ये बच्चों के कोई एसिड अटैक कर रहा है और उस समय आपने कोई लेडी के ऊपर या कोई किसी के भी ऊपर, लेडी के ऊपर ज्यादातर होता है, तो लेडी है के ऊपर अगर एसिड अटैक की एप्रीहेंशन या कर रहा है और उस ड्यूरेशन में अदर पार्टी ने या वही जो बेचारी विक्टिम हुई एसिड अटैक उसने मौका वारदात पे मार दिया, चाहे मौका वारदात पे नहीं, थोड़ा दौड़ कर दिया, पकड़ कर उसको ट्रेस किया और किल किया, then also she will get the benefit of right to private. अब ये प्राइवेट डिफेंस 100 में है, नोटिंग करना हो तो कर लो। 103 में आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो बचाने के लिए भी आप किसी को मार सकते हो। हाउस ब्रेकिंग है, कोई रात को आ गया या फिर आपके घर पे 10 जने की रॉबरी करने की इंटेंशन से गन लेकर, या जो भी अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो वो 103 में है। 106 जो मॉब लिंचिंग के अभी लॉ आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो 106 में अभी भी डिफेंस तो है कि सेवरल पर्सन इन अ मॉब ट्राई टू किल वन पर्सन और 2 पर्सन व्हाट्सएप, और उस समय अगले के पास पत्थर आ गया, कोई आना नहीं मार दूंगा, और पत्थर उसने चला दिया, वहां से गुजर रहा है कोई बच्चा, उसको अगर लग गया, then also he will not be settled in the death or murder, and it is having the privilege under section 106 the right to private defense। तो ये बात आई डिफेंस। आगे का जो पॉइंट है, जो है आर्गुमेंट जो मैंने कहे कि दूसरे पॉइंट्स आपके कौन से हैं, तो एविडेंस उन्होंने रख दिए, जो अब आपको एक्सपीरियंस गेन, अब आपको किताब आपको साथ देगी, अब आपके जो अनुभव है वो साथ देगा। तो आपको अब क्या करना है, तो आपका केस अब चल रहा है, एविडेंस रख लिए, आर्गुमेंट की बात आ गई है, तो क्या क्या करना है और उससे पहले क्या क्या करना है, तो आपको डिफेंस की बात आ गई। दूसरा आया वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, कि वो ड्रंकन पोजीशन में था या उसको किसी ने पिला दिया, ये सब
85 86 के डिफेंसेस और आई थिंक तो आपने पढ़ ली। ऑटोमेटेशन, ये ऑटोमेटिज्म, ये बहुत कम को पता है। मैंने मेरे लेक्चर में भी कहा था लास्ट में, शायद आईपीसी या एविडेंस में, कि ये ऑटोमेटिज्म, हाँ मैंने एविडेंस के लेक्चर में कहा ऑटोमेटिज्म एक ऐसी तरह का बीमारी है, मेंटल इलनेस है, कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप किसी को मार देते हो तो आपको वो पता ही नहीं है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस समय क्या था। तो आप साबित कर सकते होगा कि आप ऑटोमेटिज्म के पेशेंट हो, तो इट इज अ वेरी गुड डिफरेंस। मेंटल इम्पेयरमेंट मतलब जैसे आपका ऑटोमेटिज्म तो था ही, वो नींद में भी किसी को मार दिया या फिर आप में मेंटल इम्पेयरमेंट। दूसरा, और ये हम लोग हर बार लेते हैं, प्रोसिक्यूशन हर बार बोलता है, लेकिन हम यही बोलते हैं, आपको सबसे पहले ये साबित करने की पूरी कोशिश करनी है कि देयर इज नो प्रीमेडिटेशन या कोई प्री प्लान नहीं था। ये जब तक अगर आप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा, वो विटनेस को तोड़ना ही पड़ेगा। तो विटनेस को जब तोड़कर ये चीजें आपने साबित की, तो ही आप कहीं ना कहीं से आपके क्लाइंट को निकाल लाओगे। अब आर्गुमेंट की बात आई कि देखिए प्रोसिक्यूशन ने सब रख दिया, आपने भी रख दिया, आर्गुमेंट के समय क्या क्या चीजें हैं। तो आपको ये बताने के, देखिए सर, आपने ये ट्रायल सुना सर, उन्होंने एविडेंस रखा, हमने उनके एविडेंस जो है उनको क्रॉस किया। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो है एविडेंस के केस में, उसका बहुत मेजर रोल है। तो आपको ये साबित करना है। देखिए सर, वो जो बोल रहा था, अब क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन हम कहाँ कैसे करते हैं वो बता दो। पहला, देखिए सर, वो जो लोकल प्लेस ऑफ ऑकरेंस एफआईआर चार्जशीट में और विटनेस में और प्रोसिक्यूशन का केस है, तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट। दूसरा, वो ये कह रहा था सर, कोई बैठा एक जना था, कोई कह रहा 2 जने, कोई 3 जने, तो नंबर ऑफ पर्सन्स में कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा, डॉक्टर को सर डाइंग डिक्लेरेशन के बाद एग्जामिन नहीं किया गया, अगर किया गया तो देखिए डॉक्टर क्या कहता है, प्रोसिक्यूशन क्या कहता है, भले प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा, बहुत बार तो इतनी हद हो जाती है कि आईओ को ही नहीं तपासते, बोलो प्रोसिक्यूशन के बारे में। तो आपको ये भी कहना है कि देखिए नॉन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूटरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो भी केस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये पहलू है। तो आपको बच्चों जब भी ट्रायल में कोई भी डिफेंसेस को लेकर चलना है तो 2 चीजों पे चलना है, खास ध्यान रखना, पहलू 2 ही होते हैं और कोई ज्यादा पहलू नहीं होते। 2 चीजें हैं जो आपके मजबूत केस की हैं और वही ओवरऑल सब्सटेंस ऑफ द ट्रायल। फर्स्ट इज जस्टिफिकेशन, सेकंड इज एक्सक्यूज। 2 ही चीजें होती है। एक्सक्यूज में इसलिए कहता हूं कि वो बहुत मजबूत हमारा डिफेंस नहीं है, लेकिन डिफेंस तो है। और जस्टिफिकेशन जो है उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं से अच्छे से केस रखना और आप निकाल लाओ। तो जस्टिफिकेशन में बच्चों जो चीजें आती है, वो एक आती है नेसेसिटी, दूसरा आता है सेल्फ डिफेंस, तीसरा आता है डिफेंस ऑफ अदर, चौथा आता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और पांचवा आता है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये जस्टिफिकेशन, ये आपके मजबूत पार्ट है। इसके डिफेंस, फिर से कहता हूं, नेसेसिटी, सेल्फ डिफेंस, डिफेंस ऑफ अदर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड फिफ्थ वन इज डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपके मजबूत पार्ट है। अब दूसरे पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज इसलिए कहते हैं कि वो हमारे पास बहुत बार उसके एविडेंस हम नहीं बता सकते। तो वो क्या है, इंसेंट मतलब कि उसकी जो अवस्था थी, भीम कैपेसिटी, इंफेनिटी, इंटॉक्सिकेशन, ड्यूरीज, कंसेंट और ये सब। तो ये जो पासे हैं वो एक्सक्यूज में है। तो ये सब चीजें जो है, अब ये सब चीजें तो बताई। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट के समय मैंने आपको पहले कहा, तो क्या बता, आर्ग्यूमेंट क्या कहलवा होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आपको पहले दो आर्ग्यूमेंट होती है, शायद आपको नहीं पता हो तो बता।
एक होता है जजमेंट और एक होता है सेंटेंस के ऊपर का। ठीक है, तो जब आपके ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बराबर, तो मतलब आप केस हार चुके हो, प्रोसिक्यूशन ने उसका केस साबित कर। ओके, देन कोर्ट विल से सर यस स्पीक व्हाट इज टू बी आर्ग्यूड परटेनिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के लिए आपको क्या कहना है। ठीक है, तो उस समय बच्चों आपको जो खड़े होकर आपके केस को जो कहना है, क्योंकि सेशंस में अगर अभी भी किसी का आवाज आ रहा है फेल कर देते हैं। चलिए, तो फाइनल आर्गुमेंट जो है, जो दिस इज द क्रक्स ऑफ द लॉ, और ये चीज अगर आप कहते हो सेंटेंस के लिए, तो देखिए क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं। देयर इज अ सीरियस कॉन्ट्राडिक्शन एंड ओमिशन which creates a serious doubt about the truthfulness and creditworthiness of the witness. First argument is to be given. Second one, court has to balance aggravating and mitigating circumstances. Or agar aggravating circumstances would tilt the balance in favor of the accused, then definitely no conviction can be served. Planting false case, this is nothing. Evidence on record is very shaky. DD which was been produced by the prosecuting agency, it is an improved one. DD has not been proved beyond reasonable doubt by the prosecution. No material to implicate the accused. Motive for the offense as alleged by the prosecution has not been proved, sir. Some doubt on sir, ये बहुत रेलिवेंट है, ये हमेशा हम कहते हैं। Some doubt on circumstantial evidence on record that accused have committed offense. अगर some doubt है, the accused must committed offense, उसके लिए कुछ डाउट है जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, देन केस फॉर एक्विटल वाज मेड आउट। फिर से मैं कह रहा हूं बच्चों, ये हम लोग हमारे आर्गुमेंट में हमेशा कैनवास करते हैं। सम डाउट ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट एक्यूज मस्ट हैव कमिटेड ऑफेंस, then a case for acquittal was made. तो ये हमारे जो पहलू थे आर्गुमेंट्स में क्या क्या कहना है वो है। अब बच्चों क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, दिस इज वेरी रेलिवेंट। ये आपको सबसे मुश्किल चीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो है, क्योंकि मैं तो यही कहता हूं, मेरे शब्द शायद कड़वे भी लगे, कि जो एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिनेशन करते नहीं आती वो खरे अर्थ में एडवोकेट ही पर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले इट विल रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर, योर एटिट्यूड, बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको बैक ऑफ योर माइंड सब सोचना, थिंकिंग ऑन योर फीट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हर बार इतने बारीकी से करिए कि कोर्ट भी आपसे इंप्रेस हो और जो बैठे हैं या फिर जो क्लाइंट ने आपको हायर किए वो भी इंप्रेस हो। लेकिन इंप्रेस करना सोल कंसिडरेशन नहीं है, इंप्रेस कोई ऐसे नहीं होता है, आप में गुड क्वालिटीज भी लेकर चलनी होती है आपको। तो गुड क्वालिटीज जो है वो कब आएगी कि जब आप तहजीब के साथ कोर्ट में आते हो, आप आपका डेकोरम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हो, तो प्लस में आपको पता है कि इससे क्या बुलवाना है, ठीक है, और आपको आंसर इन योर फेवर लेने हैं, सर्कमस्टेंसेस लाने हैं। ध्यान रखिएगा,
सर्कमस्टेंसेस लाना बहुत मुश्किल बात है। और वो कब लाने हैं, जब आप उसको ऐसा उगलवाओ, बराबर है। बहुत बार उसकी मेथड अलग अलग होती है, स्टाइल अलग अलग होती है। हम लोग कभी डेमोलिश करते विटनेस को, कभी उसकी क्रेडिबिलिटी को डेमोलिश करते हैं, कभी उसको एनॉय करते हैं, और कभी उसको ओवर कॉन्फिडेंस में लाते हैं। क्योंकि व्हाट वी वांट, दैट वी वांट फ्रॉम हिम, ऑलवेज रिमेंबर क्रॉस एग्जामिनेशन, कि हमको उसको जो लाना है वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है, वो प्लान उसे पता नहीं होना है। एकदम कैजुअली लीनियंटली लेकर जाना है उसको ग्रे एरिया में। हमको फैक्ट फाइंडिंग करनी है कि अगला झूठ ही बोल रहा है। पंच से लेकर आई विटनेस तक बहुत झूठ बोलते हैं, डेफिनेटली आईओ झूठ बोलता है, यहाँ तक कि एक्सपर्ट झूठ बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो, व्हाट्सएवर। झूठ बोलते सच लाने की जिम्मेदारी हमारी है, बिकॉज वी आर अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु इज बिहाइंड बार। हमको उसको बाहर लाना है, तो इनको तोड़ना है। अब ये तोड़ने की जो पद्धति है वो कब होगी, व्हेन यू आर मास्टर ऑफ फैक्ट। आपको इस तरह से, इतनी क्लेवरनेस से ये चीजें लानी है। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हो, एंड इट इज नॉट इज at all a service to your client, but it is a service to administration, society, and above all it is a service to the humanity. ये ध्यान रखना बच्चों। तो विटनेस को नर्वस करके फायदा लेना है, उसको उसके ला के फायदा लेना है, उसकी क्रेडेंशियल जो है उसको अंडर द क्लाउड ऑफ डाउट लेकर, शेड ऑफ द डाउट में लेना है, या क्या करना है वो आपको प्लान करना है। प्लान जो है आपको बहुत सोच समझ के जवाब निकलवाना, ठीक है, और उसको डिस्क्रेडिट करना है। बहुत बार ये होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कि जैसे आप यंग हो और अनफॉर्चुनेटली पतले भी हो, तो आप जब अंदर आए और उसी समय विटनेस आई हो हैविंग हाइट ऑफ 6, बहुत बार आपको ये बच्चों होगा, ये बड़ा आसान मामला अभी दिख रहा है, लेकिन शायद जब आपको एक्सपीरियंस होगा कोर्ट में, तो उस समय शायद मेरे शब्द याद रहेंगे। एक पतला सा बच्चा having practice of 5 years fortunately get the benefit of getting the process with the trial in murder case। और सौभाग्य से मैं तो ये कहूंगा बच्चों को पहले साल ही ट्रायल ले जाए मर्डर का, तो आप पतले से नाटे से हो, अगला 6 फीट है, और आपने जब एंट्री करी कि आई एम रिप्रेजेंटिंग डिफेंस, आई एम अपियरिंग फॉर मेन एक्यूज्ड को, अगले ने आपका मोरल तोड़ने के लिए एक कट स्माइल दे दी, आंसू कट। ध्यान रखिएगा, अपना ईगो नहीं लाना है, लेकिन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाना चाहिए। खुद को वॉर्न करिए, खुद को, कि मुझे अब इसको कैसे लेना है। वो कैसे लेना है वो आपको मैं बताता हूँ। यू कांट रन ओवर, कोई भी इंसान कहीं से भाग नहीं सकता। दूसरा, डोंट अलाउ हिम टू रन ओवर यू, वो आपके ऊपर चढ़ ले, ये भी अलाउ नहीं करना। और आपको किसी से भागना नहीं, डिमोरल नहीं होना है, हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। ऐसे लोग आएंगे और ऐसों को अपनी उन पीछे विटनेस दो, क्योंकि आपके सवाल के दायरे के बाहर वो नहीं जा सकता। उसको कैसे लेना है वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आईओ ने आपके ऊपर कुछ कर दिया और आपको उसको अब लेना है, तो आप बच्चों कैसे लो, बड़ी लीनियंटली उसको लेने का। कि मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ वो आपको बड़े ठंडे कलेजे से जवाब देने। पहला सवाल बच्चों ऐसा, उससे ये साबित होगा कि आप एक क्रिमिनल हो, और कोई जल्दबाजी मत करना। ये दूसरा, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, क्योंकि आप भी कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो चुके, आपका भी मोरल कहीं ना कहीं तो हिल गया। अरे यार, ये 20 साल से आईओ है, पुलिस ऑफिसर है, ये तैयार होगा, ये पक्का है, ये फिट बोलेगा, ये हमारी लैंग्वेज है, फिट बोलेगा। कोई फिट नहीं बोलता है,
तोड़ने का डिफेंस का काम है। बोलेगा साला झूठ बोल। अब आपको ये 2 सवाल इसलिए पूछने हैं कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का लाना है, आपको वो माहौल में फिर से आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हल्की सी खराब सी स्माइल जो उसने दिखाई है, तो आप जो टोटालिटी के साथ आए थे अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके। तो उसको 2 सवाल पूछोगे तो वो कहीं बोलेगा यार ये बंदा जो पहले स्टार्टिंग कर रहा है बराबर है, ये मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछा। ठीक है, तीसरा सवाल आपको ये पूछने का, अच्छा सर्विस में आप कितने साल से, बताओ तो अभी पूछ रहे। बोले साहब 20 साल से। वो अकड़ के जवाब है, उसको अकड़ आई, वो जितना अकड़ता है ना भैया फिर उसको खींच के मारना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि एडवोकेट का कहीं पे भी एक्शन ऐसा होना चाहिए कि मार भी दो और आवाज ना दे, उसको वकील कहते हैं, ध्यान रखिए। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है कितने साल की नौकरी है भैया आपकी। वो अकड़ के बोला यूं, क्योंकि फोर्स का आदमी होता है वो कभी सीधा नहीं गया, वो यूं अकड़, उसको अकड़ होती है, उसको अकड़ वर्दी की होती है, वो वर्दी साले उसको मारेंगे अपने, वो करेंगे। 20 साल अपॉइंटमेंट की डेट कौन सी, ये जानबूझ के पूछ रहा है, समझिए। उसको उसकी वर्दी का घमंड दिखाकर उसको वो लेवल पे ले जाना है कि वो अपने केस में फिट नहीं बोल सके, ये ध्यान रखिएगा। ये एक टेक्निक है, ये एक स्किल है, एक अच्छे एडवोकेट। कितने साल, 20 साल। अरे 20 साल पहले बोले आपने कहां से, तो बोले मैं तो पीएसआई से शुरू किया, फिर मेरा प्रमोशन भी होता गया, ये होता गया, ये हो गया, बराबर, ओके। हमें क्या करना है, 2 चीजें, एक उसको ठोकना है और एक अपने क्लाइंट को मारना। ये कैसे रहेंगे, ये वो लेवल पे चला गया। अभी और होगा ये उसको, आपको ये पहले मर्डर के बहुत एक्सपीरियंस है, ये अब और पूछो। हाँ, कितने होंगे याद नहीं है, 10-12 तो होंगे, नहीं ज्यादा होंगे। कितने होंगे, 25 होंगे। और ऊंचा अब सुनिएगा, 25 केस में आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुए तो आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि मौका वारदात पे पंच जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आपके 25 केस है, एक के एक पंच हर जगह होते हैं। ये ठोको, ये पहला पॉइंट उसको ठोको। ये अब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है फुल फ्लेज कम की थी, यू आर नाउ कॉन्फिडेंट। ठोका उसको, ऊपर से पूरा नीचे लाए और मारो। फिर कैसे मारोगे कि आपको पता है आपके सामने जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी उसमें आप बेल पे थे, ये पूछो। या फिर अलग सवाल पूछो कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो हुई थी आप ग्रेटिफिकेशन यानी इलीगल पैसे लेने के आक्षेप में आपको जामीन हो गया, 3 दिन खाली जेल रखा गया। अब ये चीज क्या है ये बता, ये क्रेडिट जो है, क्रेडिट वर्ड ऑफ विटनेस डाउटफुल। अगला मोरली टूट गया, क्या जन्माक्षर लेकर चले, उसका पूरा बैकग्राउंड हमारे पास है। उसके बाद ये बोलेगा कि वो तो है, उसके बाद आपको पता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगी आपकी निपर, वो अब खड़ा होगा प्रोसिक्यूशन। आई ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट केस। बड़ी तहजीब के साथ उसको बिठाना, विथ ऑल रिस्पेक्ट मिस्टर, if that is not relevant, that is not from my end, that is from your end. I am before court just to relevant question has to be addressed. Take your seat. I will get how it is relevant to the present case. Planted case है सर, मैं अभी साबित करता हूँ और बताता हूँ मैं आपको कोर्ट को किस तरह प्लांटेड किया गया है। अब उसकी और क्रेडिबिलिटी की करें ये विक्टिम जो है वो और ये पुलिस वाला कहीं ना कहीं ये गांव के एक कास्ट के हैं, या फिर इसके भाई बाप या जो भी रिश्तेदार विक्टिम के वो कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव है। ये वर्कआउट हमको करना, ये एडवोकेट का बहुत सारा काम है। दूसरा, उसी समय जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ इसको तो कोई पता ही नहीं, इसने सिर्फ सिग्नेचर किए, इन्वेस्टिगेशन इसने की नहीं। निवेदन जो लिए वो कितना गैप है, इंसिडेंट हुआ है 9 अक्टूबर 2020 का, किसी भी विटनेस को जो भी उसने लिए 50-50 दिन बाद बुलाया, क्योंकि 90 दिन के बाद चार्जशीट फाइल करनी। तो वो डिप्राइव यू, लोकल बंदा है, 3 किलोमीटर के ड्यूरेशन में है आपके पुलिस स्टेशन से,
आपको 40-50 दिन लग गए उसको पूछने जाने में? चीटी के ऊपर बैठ के गए थे क्या? तो ये सब सवाल जीत कर अपने खुद के लिए करना बच्चे, ये इसका जो भी होगा, लेकिन एक बार आपके सामने जो खड़ा हुआ है उसको आपने इस की लैंग्वेज में खींच के तमाचा मारा ना, आपको ये बोलता हूँ आप बहुत अच्छे एडवोकेट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉ, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, सिविल ऑफ क्यों? क्योंकि आपने खुद की रक्षा की है, तभी आप किसी और की रक्षा कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा वैल्यूबल चीज जो है, वैल्यूबल एस्पेक्ट जो है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के टेक के ऊपर कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम किसी को अनुमति नहीं दे सकते कि वो हमारे ऊपर चढ़ गए, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम किसको बचाएंगे? खुद की रक्षा नहीं कर सकते हम। और पुलिस की लिमिटेशन सिर्फ पुलिस स्टेशन तक है, ये याद रखिएगा। पुलिस की जो ज्यूरिडिक्शन है वो सिर्फ 90 दिन तक की है अगर मर्डर है, और दूसरा है 60 दिन, उसके बाद हमारी होम फ्री है। तो कोई भी फोर्स के बंदा है वो आपसे डरना चाहिए, बोले नहीं यार ये क्रॉस में मेरी बजा डाली। तो ये सब चीजें ऐसे तोड़ोगे, आपका बिहेवियर जो है वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, एटिक्यूट वाला होना चाहिए, कहीं पे भी गाली गलौज नहीं, तहजीब कहीं नहीं छोड़नी, ये ध्यान रखना। क्यों? ये लॉन्ग रन पे ले जाए। लेकिन उसको नर्वस करके उसको डिस्क्रेडिट किया है, ये आपने खुद की जात को साबित किया। ठीक है, उसको लिबर्टी कभी मत दीजिए, नेवर गिव एनी लिबर्टी टू द विक्टिम। ये हमारे पास होना चाहिए, यू हैव टू ओवर पावर। आपके पास हमेशा ओवर पावर होना चाहिए, उसको ओवर पावर कभी नहीं होने देना। 4 सवाल 6 सवाल कैसे भी करके सवाल इस तरह से लीजिए कि वो जो आपको कहना है वो आप कह सको, और कैसे भी करके उससे बुलवाइए। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि आपको लाइन ऑफ डिफेंस बदलना पड़ता है। लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है ये सवाल का ये जवाब डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो आपको प्लान ए बी सी डी 4 से 5 प्लान और सब प्लान लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये इंटेलिजेंट लोगों का वर्क है, इट इज अ क्लास ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको प्लान ए बी सी डी जो मैंने अभी आपको पहले कहा, अपना प्लान जो था वो तो था ही, लेकिन प्लान ए क्या कहता है? इसको ऊपर लाओ। डी बोलता है ऊपर लाओ। सी डी क्या बोलता है? हमारे को इसके डिस्क्रेडिट करना है। चौथा इसका बैकग्राउंड था। तो ये हमारे प्लान ए बी जो ऊपर वो लाए उसको, सी डी जो थे हमारे पर्पस हो, तो ये प्लान अगर आप सीधा पूछ रहे हाँ मौका वारदात का क्या हुआ था, तो वो प्लान थे, वो प्रोसिक्यूशन वर्जन फिर बोलता। तो आप खुद ऑलरेडी घबराए हुए हो, सहमे हुए हो, और आपको आपका खुद का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डाबाडोल लगता, तो शायद आप आपका केस बहुत बेहतरी से नहीं रख सकते। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल इतना अच्छा होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं यार बताइए, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तहजीब में आपको हर बार कहता हूँ कि आपको एटिक्यूट कभी नहीं छोड़ना। सेकंड थिंग, जस्ट नोट डाउन, ऑलवेज बी अ वेरी वेल ड्रेस्ड। ये याद रखना, वेल ड्रेस्ड के 2 कारण है। ये आपको मैं जो आज कह रहा हूँ ये शायद आपको प्रैक्टिकल पार्लेंस में कोई नहीं समझाएगा, पर आपको ये बताऊं कि वेल ड्रेस का फायदा ये है। यार ये आवाज कौन कर रहा है? तो भाई शेख शाहिर खान बंद कर दीजिए आवाज आपका। शाहिर खान प्लीज आप म्यूट हो जाइए प्लीज, मुझे डिस्कस मत करिए, मैं डिले हो जाता हूँ। हाँ, आपको अच्छे कपड़े इसलिए पहनने के, आपको शायद ये नई बात लगेगी कि मैं ये ऐसे सेमिनार में ये क्यों, अगर आप वेल ड्रेस होते ना बच्चों, तो आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये आपको बड़ा अजीब और गरीब लगेगा मामला, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो चीज कोई भी अपने डायमेंशन में ला, ये लोगों को नहीं पता। लोग ये चाहते कि आमासु बढ़े, वो सुखा खर्चो करो। और आपको एक बात बताऊं, जहां आप आपकी आइडेंटिटी, जहां पे आप अभी ग्रोन अप हो रहे हैं, ठीक है, आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, वहां पे आप यार एक अच्छे शख्सियत हो, तो वहां आप यार गंदे कपड़े, कलर फेड हो गया वो कोट पहन के जाओ, शर्ट यार व्हाइट नहीं पहनते बहुत से ऐसे, ऐसा मत करो। आप
में आप खुद में आत्मविश्वास नहीं है तो आप क्या किसी की हेल्प करोगे? व्हेन यू कांट हेल्प योरसेल्फ। तो वेल ड्रेस, एटिक्यूट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, ये आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एकदम वॉर्म हार्टेडली जाने का, कभी भी हॉट हार्टेड नहीं जाने का। आपको एकदम अच्छे से आपका केस मूव करना है, सवाल की पूरी तैयारी करना। और दूसरा, ये लास्ट पॉइंट है प्रायर टू कंक्लूडिंग माय सेमिनार। बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट आपके साथ नहीं चलती है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत बार कोर्ट ये बोलती है कि आप कितना टाइम लोगे। जस्ट हियर दिस थिंग, ये आपको कल उठ के आपको प्रोफेशनल पार्लर में बहुत रेलेवेंट, आप कितना टाइम लोगे, बराबर है। जब आप सवाल पूछ रहे हो वकील साहब अभी और कितना, तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट कहीं ना कहीं उसका चार्म खो रही है और कोर्ट इज इन हरी एंड वरी। बड़ा आसानी से आपको और तहजीब के साथ कहना है कि देखिए सर, आई विल टेक सम मोर टाइम, relevant question is yet to be brought on record. I am making my best efforts. If today it is not convenient to my law, so let it be adjourned after 2 weeks, or subject to your convenience. और अगर आप हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर हो तो ट्राई टू गेट डेट ऑन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सैटरडे। और अगर आप कहीं के भी एडवोकेट हो तो आप ऐसा दिन देखिए कि आप अच्छे से टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन में दे सको, वेल प्रिपेयर हो सको। तो कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं, रेलिवेंट क्वेश्चन के हिसाब से इसको अभी एलोब्रेटली एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो कोर्ट विल डेफिनेटली अलाउ यू। ठीक है। दूसरा, कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो रेलिवेंट कोर्ट को नहीं लगते, तो वो उस समय कोर्ट ये बोलती है प्लीज आई विल नॉट अलाउ दिस क्वेश्चन। अब आपके ऊपर है कि आपको ये लग रहा था कि यार ये पॉइंट में जरूरी था मेरा, लेकिन कोर्ट मुझे अलाउ नहीं कर रही। कोर्ट विल से आई विल नॉट अलाउ, तो आपको बड़ी ही तहजीब के साथ कोर्ट को ये कहना है मान्यवर महोदय या फिर योर लॉर्डशिप या योर ऑनर, वॉट एवर द टर्म यू कैन यूज एज पर योर कन्वीनियंस, या फिर नामदार साहब, गुजरात में हमारे ज्यादा यही चलता है साहब, नामदार साहब। तो आपको ये कहना है माय लॉर्ड, if you are not allowing my question, then just record the question and answer it I will not. First, दूसरा ये भी करना है कि my lord is not allowing my question, so let my objection on that footing may be noted and objection to be decided later on that will be made. या फिर record and disallowed, ये चीजें बहुत ही रेलिवेंट होती है। आपको अगर उसने बोल दिया आई विल डिसअलाउ और आप वो गदर के सनी देओल नहीं बन सकते, आगू के मैंने पूछू ऊपर से बात हो जीवन मृत्यु नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। आपको बहुत ही ध्यान से एकदम वो बुली नहीं बन जाना है और एकदम वो स्कैंडलस क्वेश्चन जैसे आपके हो और वो कोर्ट नहीं अलाउ कर रही है तो डेफिनेटली वो बराबरी कर रही है, लीड कर रहे हो आपके क्लाइंट को चीफ में, तो कोर्ट नहीं भी अलाउ करती है, या री एग्जामिनेशन में कर रहे हो या व्हाट सो एवर इट मे। तो कोर्ट अगर डिसअलाउ कर रही है तो आपके क्वेश्चन को या ऑब्जेक्शन सस्टेन किया है तो डोंट लूज योर पेशेंस। आपका अदब आपको लॉन्ग रन में सुपर सक्सेसफुल बनाने वाला है। ये आपको फॉर्मली अपने आप में इनबिल्ट क्वालिटीज रखनी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, पर आप डिसअलाउ करिए, पर मेरे एफर्ट मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूं, माय एफर्ट्स में भी ब्रॉट ऑन रेकॉर्ड। ये मेरा शब्द है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं बच्चों, पर मैं ये मेरे शब्द ये उच्चारण में लेता हूँ ड्यूरिंग द हियरिंग व्हाटसोएवर इट मे बी, इट इज सुप्रीम कोर्ट, इट इज हाई कोर्ट और इट्स अ सेशन कोर्ट, इट्स अ बेल मैटर और इट्स अ क्रिमिनल मैटर। तो मैं ये कहता हूँ माय एफर्ट्स में भी ऑन है, माय एफर्ट्स में ब्रॉट ऑन है, माय नॉट। बहुत बार जजमेंट तक का आता है, आपको क्या बताऊं बच्चों, जजमेंट है वो लोग कोर्ट कंसीडर नहीं करते, नहीं मिस्टर हम नहीं करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, माय लॉर्ड लेट इट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, माय एफर्ट्स में बी ब्रॉट ऑन। अगले नहीं किया कोई बात नहीं, आपने तो किया, आपने तो एफर्ट किया, घर से आप ये लेकर आए हो, आपने एफर्ट किया, जजमेंट के 15-20 पैराग्राफ पढ़े हैं, बराबर। वो नहीं कर रहा अलग बात, दैट इज नॉट द लास्ट कॉल एंड दैट इज नॉट अ गॉड, बराबर। हम बाहर आगे जाके ऊपर जाके भी हम जीत ले, लेकिन ये चीज ही नहीं है। उसने बहुत से ऐसे एडवोकेट है, हाँ सर कोई बात नहीं, वो बीजा में मुकी अब वापस ले लेते, बोलो जजमेंट ऐसी चीजें वापस ले लेते,
ના હું તમને વકીલ સાહેબ એલાવ નહીં કરું, આટલી મોટી તો ફાઇલ છે, હવે 4 સ્ટેટમેન્ટ તો મૂક્યા, બીજા શું કામ એલાવ? तो अगला ऐसा है, वो भी ऐसा बोले हाँ सर वहां तो नहीं बीजी मैटर में अरे बोले अब उसमें अब क्या होगा? अब अनफॉर्चुनेटली कोर्ट इज नॉट विथ, वो कोर्ट ने ठोक दिया उसका केस, लाओ डिसमिस। अब क्लाइंट आ गए, अब क्लाइंट आ गए हाई कोर्ट से हमारे पास आ गए। अब मैं यही बोलूंगा भाई, आपके एडवोकेट ने जो जजमेंट आप बोल रहे हो या वो बोल रहा है प्लीडिंग में, वो तो है ही नहीं। तो बोले वो तो उन्होंने यही रखे क्योंकि ये दिख रहा है जजमेंट में, तो ये दिखेगा, मतलब फाइनल ऑर्डर में तो ये दिखेगा। तो ये सब चीजें जो है बच्चों वेरी रेगुलर, तो एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही शांति से अपने टर्म्स पे हमें करनी है, किसी को दबाना नहीं है और किसी के दबाव में आना नहीं है, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है और ना किसी से इन्फ्लुएंस होना है। दैट इज आवर प्लेटफॉर्म, दैट इज आवर पिच एंड दैट इज आवर स्टोरी। ध्यान रखो, हमारी होम पिच है, हम चाहे वैसे बॉल नाके गिराएंगे, हम चाहे ऐसा खेलें। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से रखनी है आपको। तो ये जो चीज के बाद जब लास्टली मैंने आपको कहा कि एक आर्ग्यूमेंट जब आता है तो एक शब्द कहा मैंने प्रोपोर्शनलिटी, ये लीगल पॉइंट है बच्चों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कल उठ के अगर आपको ये सेमिनार आपने रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसके अनुसंधान में ही आपको लीगल पॉइंट अगर मिल जाता है तो कल उठ के सिर्फ मेरा सेमिनार आप सुन लोगे जिसने भी रिकॉर्ड किया है, तो वो सेमिनार से कल उठ के उसको क्रिमिनल अपील होगी, डोंट वरी, कन्विक्शन हो गया है, हम निकाल लाएंगे हमारे क्लाइंट। अनफॉर्चुनेटली बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी कन्विक्शन हैज बीन मेड। डोंट वरी एट ऑल, डोंट लूज द कॉन्फिडेंस। अब आपको ये चीज लीगल पॉइंट जो है, तो उस समय आपको जो ग्राउंड्स अपील में बनाने हैं, तो ग्राउंड्स में क्या क्या भूले हैं या जज को क्या कंसीडर करना होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं कि सेंटेंस करने के समय ये जो चीजें जज देखता है या जज को देखने की होती है वो क्या है? फर्स्ट, नेचर ऑफ कल्पेबिलिटी, फर्स्ट इज नेचर ऑफ कल्पेबिलिटी। दूसरा, एंटीसीडेंट ऑफ एक्यूज, मतलब उसके जो बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है या किसी भी बैकग्राउंड से आता है। थर्ड इज फैक्टम ऑफ एज, विक्टिम की एज देखी जाती है, बहुत बार पहला गुना है या उसका ऐसा बैकग्राउंड है, तो ये भी चीजें, फैक्टम ऑफ एज इज आल्सो द प्रोपोर्शनैलिटी क्लॉज। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कन्विक्ट टू बिकम क्रिमिनल इन फ्यूचर, ये बहुत ही जरूरी है कि उसको अगर जेल में डालते हैं तो वो क्रिमिनल बनेगा, उसकी कितनी शक्यता है। कैपेबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन, बहुत, ये भी बहुत रेलेवेंट है। कैपेबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन का मतलब ये कि भाई अंदर गया वो सुधरेगा, उसकी कितनी चांस है, पहले वो बिगड़ेगा उसकी कितनी शक्यता है, और रिफॉर्मेशन मतलब वो कितना सुधरेगा उसकी कितनी कैपेबिलिटी। लीड टू एक्सेप्टेबल लाइफ इन प्रिविलेंट माइंड, मतलब कल उठ के अगर वो छूटता है तो उसकी एक्सेप्टेबल लाइफ कैसी रहेगी। दूसरा, इफेक्ट टू बिकम अ सोशल थ्रेट और न्यूज़, क्योंकि कोई भी इंसान जब भी बेचारा जेल से बाहर आता है या जेल में जाता है तो उस समय एक सोशल थ्रेट हो जाती है कि आरोपी ना जोड़े मारे कोई संबंध राखो नहीं, ये शख्स के साथ या इसके फैमिली के साथ कोई संबंध नहीं रखता, एक तरह का सोशल बॉयकॉट हो जाता है, जिसे लीगल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं सोशल, ठीक है। सम टाइम lapse of time in commission of crime and his conduct in the interaction being in mind the nature of, बहुत बार ऐसा होता है कि समय बहुत चला गया होता है और ऑफेंस के लेके कोई चीजें देखनी, इसके बाद एक और है कि जज को ये देखना है कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज, जो अभी मैंने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के समय बच्चों का कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, तो पार्टीज का मतलब ये भी होता है कि विटनेसेस की, विक्टिम की,
विटनेसेस की और आरोपी की यानी कि एक्यूज की, लास्टली विक्टिम की एंड एक्यूज की। तो ये सब रिलेशनशिप भी एक मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडेंशियल का सवाल भी आता है। दूसरा, उनके ऐसे संबंध है, बहुत बार ऐसा होता है भाई भाई का मर्डर का इल्जाम होता है, तो रिलेशनशिप को भी ध्यान में इसलिए रखा जाता है कि बहुत लोगों से पूछा जाता है। न्यूट्रल विटनेसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको भी पूछा जाता है जनरल पब्लिक में, कि पड़ोसी को पूछे और वो बोलते नहीं नहीं यार वो भाइयों का तो राम लक्ष्मण जैसा प्यार था। तो यार मर्डर के एलिगेशन में है तो कोर्ट ये चीज ध्यान रखती है, बोले मर्डर में वो यार वो बंदा मर्डर तो नहीं कर सकता, दिस इज हैविंग सम डाउट इन द माइंड। और लास्टली, attractability of the doctrine of bringing the convict to the value-based social mainstream may be guiding। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Attractability of the doctrine of bringing the convict to the value-based society। तब ये सबके बाद अगर वो निर्दोष है, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है बच्चों, ये मैं आपको जो पॉइंट कह रहा हूँ ये अभी बड़े ऑकवर्ड बॉक्स में लग रहे होंगे, बहुत फिलोसॉफी लग रही होगी, ये लीगल पॉइंट का थोड़ा लेवल ऊंचा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट में जब हम करते हैं और हम छुड़ा लाते हैं अपील में, तब हम अच्छे वकील बने जाते हैं। तो बच्चों ये हम इसलिए करते हैं कि ये नीचे जो करने की चीजें रह जाती, क्योंकि समझिए जब सेशन जज को ये चीज कंसिडर करनी थी, तो आपके वकील का काम है कि आपको ये बताना है कि सर अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर वो निर्दोष है और उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, फिर से मतलब कि सोसाइटी एक लार्ज में लाना है मेन स्ट्रीम में, तो वो कन्विक्ट हो गया और बाद में निर्दोष छूटा, तो फिर क्या? तो ये इसलिए लाना पड़ा कि ऑलरेडी सर वो निर्दोष था, नीचे कन्विक्ट हुआ, अपील में आए, आगे के बंदे के कम से कम 5 या 10 साल, क्योंकि ट्रायल चलता 2 या 3 साल, हाईकोर्ट में कम से कम अपील मेरे हिसाब से 8 से 10 साल लेती। तो हेल्थली 10 साल के बाद वो बाहर आया है, तो वो जो सोशल मेन स्ट्रीम है उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल उसके बारे में। तो ये मेरे पॉइंट्स थे बच्चों जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। होपफुली एवरीवन गेट समथिंग अबाउट माय लेक्चर, और आज जो भी आप लेकर जाएंगे होपफुली वो आपको फ्यूचर में इट इज गोइंग टू बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी गुड जुडिशियल ऑफिसर, यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर और प्रोसिक्यूटरी के लॉयर, या जब बोलते हैं हम लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसी को भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर अब आप अनम्यूट हो सकते हो, लेकिन सब मत होना, जिसको प्रश्न है प्लीज वही आप अनम्यूट होना। तो आई एम रेडी टू गिव यू द रिप्लाई वॉट एवर द क्वेश्चन यू मे रेज। प्लीज आपको जिसको सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैन हियर मी? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रश्न हो तो अंकित जी, मेरे को ऐसा लगता है सब यार इतने इंटेलिजेंट आते हैं ना कि उनको किसी को ज्ञान और कंफ्यूजन होता ही नहीं है। शायद हम दोनों ऐसे हैं कि जिनको कंफ्यूजन और ज्ञान की कमी है, बाकी सब बच्चे बुद्धिजीवी हैं। ये दिक्कत सर बताओ क्या है, मैं ये इनको जो पूछता हूँ आई वॉन्ट टू हेल्प देम, ये जब ऑकवर्ड वक्त कॉट हियरिंग में होता है ना सर, और जब वो उनको नीचे देखने का होता है और जब उनको डिस्कार्ड करेगी आवा प्रश्नों पूछा है, कौन है किधर आवा प्रश्नों पूछा है, तब उनको क्या याद आता है कि ये चीजें हमने अगर वेबिनार या सेमिनार के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से पूछ ली होती तो आज हम ऑकवर्ड बॉक्स में नहीं होते। लेकिन ये जो शर्म है ना, ये जो शर्म है ना सर, ये लॉन्ग रन में इनको बर्बाद करती है। बट वी कांट हेल्प देम, दोस हु डोंट वांट टू हेल्प देमसेल्फ, वी कैन ओनली असिस्ट देम, वी कांट हेल्प देम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये सेशन पूरा प्रैक्टिकल है था। मतलब मैंने तो पूरा सेशन में भी अभी मैं लगभग पूरे सेशन में हाजिर था, तो सही में ये मतलब यूजफुल चीज थी, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट जब जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, जब एफआईआर होंगे,
तो ये सब आपके लिए तो मतलब ये पूरा आपके लिए वो आपका गीता और कुरान जैसा हो गया है बात का। ये सब चीज तो आपको बहुत बारीकी से उसमें मतलब ध्यान रखना है और आपको इस तरह से ही मतलब बिहेव करना है। जैसे कि सर ने बोला सर तपास तपास पेट तपास, तो सर वो पूरा पूरा एक्सपीरियंस उनका जो है यहाँ वो पूरा मतलब आपके सामने रख मुझे तो 5 साल आप अगर प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। और काफी सारे ऐसे पहलू थे सर ने जो बताया है, वो तो मतलब माइक्रो एनालिसिस था, वो तो नैनो एनालिसिस था उनका पूरा। ये बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, किसी को भी प्रैक्टिस करनी है या फिर शरीर में जाना है। कुछ भी अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं सर। इसमें क्या सर, दो ही चीजें हो सकती है, या फिर सब बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ समझते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, सब ब्रह्म ज्ञान वाले, या फिर सर ऐसा हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दो ही बातें हो सकती है। और मुझे क्या है, नहीं सर, पहली बात एक्चुअली ये सब जो स्टूडेंट्स है सर जो वेबिनार में होते हैं, ये वेबिनार मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं होता। लेक्चर तो उनके जो है वो है, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं तो ये मतलब क्वालिटी स्टूडेंट है, वो बात तो मतलब है। क्योंकि अभी लेक्चर भी स्टार्ट होगा उनका, 4 घंटे का लेक्चर भी होगा उनका, तो उनको मतलब समझना है उनकी वजह से आए हैं। तो वो चीज तो है, मगर फिर भी एक बात तो है कि ये हमेशा नॉलेज इंप्रूव प्रोसेस होता है। हाँ, एक तरफ से आप कुछ भी करो मगर जो सामने तरीके से वो रिस्पांस नहीं आता, तो मतलब ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे जो सर थे वो हमेशा बोलते थे कि कुछ भी सीखना हो ना तो उसे जैसे आप प्यार करते हो इस तरह से। एग्जैक्टली दैट इज माय वर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एकदम सही बात करी। You have to be learn unless you can't be learn anything unless and until you love to it. You love to it. Absolutely correct. ये प्यार मोहब्बत से ही चीजें होती है। और दिक्कत क्या पता है साहब कि अभी जो है ना, ये लोग बहुत इजीली गोइंग लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सी बार ऐसे ऑकवर्ड बॉक्स में होते हैं। मैंने बहुत से बेचारे जूनियर्स को ड्यूरिंग दी हियरिंग खड़ा करके एस्किस्ट किया है। वो आई वॉज न्यूट्रल, आई वॉज एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। बेचारे बंदे को बेल मिलने जैसी चीजों में आपको बताऊं, बेल के ग्राउंड नहीं होते अगले के पास, बेल जैसी चीज में। क्योंकि क्या होता है देखिए, एक तो सीनियर सिखाते नहीं, सबसे दुर्भाग्य की बात